हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल हब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विजन आईएएस का जो ईयरली करंट अफेयर आता है पीटी 365 पॉलिटी सब्जेक्ट का। इसमें आज हम देखेंगे क्वेश्चन आर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, राज्यसभा इलेक्शंस एंड फ्यू अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। क्वेश्चन आर, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली कोविड-19 के चलते लोकसभा और राज्यसभा ने क्वेश्चन आवर का जो सेशन है उसको सस्पेंड कर दिया है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन आवर होता कब है। स्टार्टिंग के 11 to 12 PM जो राज्यसभा और लोकसभा का होता है, 11 से 12 बजे के बीच में जो है क्वेश्चन आवर का सेशन जो है हेल्ड किया जाता है। और ये ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पास्ट 1962, 1975, 1976, 1991, 2004 एंड 2009 में भी वेरियस रीजंस के चलते जो है क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया गया है पास्ट में भी। यहाँ हम जानते हैं क्वेश्चन आवर के बारे में कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस। ये फर्स्ट आवर होता है सिटिंग का। जब भी पार्लियामेंट के अंदर जब भी जो डे शुरू होता है, जो बिजनेस ऑफ डे शुरू होता है, उसके पहले घंटे में यानी 11 से 12 बजे के बीच में जो है क्वेश्चन आवर हेल्ड किया जाता है। ये दोनों ही हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के अंदर ही चलता है ये। और यहाँ पे दोनों ही हाउस जो है इसको अपने अलग अलग बिजनेस सेट्स के हिसाब से इसको चलाते हैं। इनके अलग अलग रूल हैं गवर्न करने के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले स्टार्टिंग में 1964 में जो है क्वेश्चन आवर लोकसभा में ये प्रोविज़न था कि हर समय होगा डेली के बेसिस पे, लेकिन राज्यसभा में ये सिर्फ हफ्ते में 2 दिन कंडक्ट किया जाएगा। तो दोनों हाउस के जो है अलग अलग प्रोविजंस हैं, अलग अलग रूल्स हैं, जिसके तहत दोनों अपने ईज़ के हिसाब से जो है क्वेश्चन आवर का कंडक्शन करते हैं हाउसेस के अंदर। यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि स्टार्ट क्वेश्चंस। जो स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं उनका जो आंसर होता है वो ओरल में जवाबदेही दी जाती है उसकी। कोई भी जो एमपी है वो सवाल करता है और उसका ओरली आंसर स्टार्ट क्वेश्चन के अंदर, जो भी स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें ओरली जवाब दिया जाता है। जो अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब जो है रिटन फॉर्म में जो भी पूछता है, जो भी सदस्य जो पार्लियामेंट का है वो जो सवाल करता है, अगर वो अनस्टार्ट क्वेश्चंस है तो उसका जवाब जो है रिटन फॉर्मेट में जो है सरकार देती है। तीसरा है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये जो है ओरली ही पूछा जाता है ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर, लेकिन इसका जो एजेंडा जो इसका मेन है, यहाँ पे देखिए, जो भी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं वो जो है क्वेश्चन आवर जो 11 से 12 चलता है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हेल्ड होता है उसमें जो है ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इफ़ इन केस 0 आवर नहीं हो रहा है तो डे ऑफ बिजनेस की स्टार्टिंग में ही जो है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ प्राइवेट मेंबर्स, मेंबर जो कि मिनिस्टर नहीं हैं उनको बेसिकली प्राइवेट मेंबर रेफर किया जाता है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चंस ऑफ प्राइवेट मेंबर, ये बेसिकली जो है वो मैटर, ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये बेसिकली कोई बिल है या फिर कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो है जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाय एन एमपी हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर, तो ये क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस ऑफ प्राइवेट मेंबर के कैटेगरी में आता है। जो लास्ट है वो है हाफ एन आवर डिस्कशन। इसमें जो है ये जो सेशन होता है, ये जो हाफ एन आवर डिस्कशन होता है, ये बेसिकली जो स्पीकर अगर परमिट करता है तो ये सेशन हेल्ड किया जाता है। बेसिकली अगर कोई मेंबर वो स्टार्ट या फिर अनस्टार्ट क्वेश्चंस के जो आंसर दिए गए हैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो यहाँ पे उस टॉपिक के ऊपर इस हाफ एन आवर डिस्कशन में जो है बोल सकता है या फिर जवाबदेही ले सकता है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन जो पूछना है किसी भी मेंबर को, उसके लिए पहले 15 डे की जो है नोटिस दी जाती है। और वो 15 डे की जो नोटिस है उसको डिक्रीज़ भी किया जा सकता है अगर जो स्पीकर है वो चाहे तो। अगर स्पीकर परमिशन देता है तो वो 15 डे की जगह 10 दिन भी हो सकती है, 5 दिन भी हो सकती है नोटिस पीरियड, एज पर दी स्पीकर सेज। यहाँ पे एक और क्राइटेरिया है कि पर डे, एक दिन में सिर्फ 5 मेंबर जो है लोकसभा में सवाल पूछ सकते हैं। 5 के अलावा उससे ज़्यादा की नंबरिंग जो है स्पीकर जो है अलाउड नहीं करते हैं। एक दिन में सिर्फ 5 सदस्य जो हैं वो सवाल यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी अबव कैटेगरी में दिए गए हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ की। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ड्यू टू पैंडेमिक सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ टेन्योर ऑफ पीएससीज वॉज लॉस्ट। यहाँ पे देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी जो कि परमानेंट होती है, और एक होती है एडहॉक कमेटी। यहाँ पे जो परमानेंट जो स्टैंडिंग कमेटीज़ थी वो 1 ईयर के लिए जो है यहाँ पे अपॉइंट की जाती हैं हर साल। उनका जो टेन्योर होता है काम करने का वो बेसिकली 1 ईयर का होता है। रिसेंटली जो है अब उनका 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में ये इसलिए है कि अब ये राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो ये स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनका जो टाइम है वो बढ़ा के 2 ईयर तक के लिए फिक्स्ड कर दिया जाए प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए। क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन में ये 1 ईयर का जो इनका टाइम टेन्योर है वो काफ़ी जल्दी निकल भी गया है, और अभी जो कंडीशंस हैं यहाँ पे ये देखते हुए सरकार ये सोच रही है कि इनको परमानेंटली 2-2 साल तक के लिए जो है इनका टेन्योर फिक्स कर दिया जाए। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में है। देखिए यहाँ पे कुछ कमेटीज़ हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ जो कि 6 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं, जो कि परमानेंटली फंक्शन करती हैं। फाइनेंशियल कमेटी है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, कमेटीज़ ऑन इंक्वायरी, कमेटीज़ ऑन सिक्योरिटाइज एंड कंट्रोल, कमेटी रिलेटिंग टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस कीपिंग कमेटी और सर्विस कमेटीज़। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया है स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी क्या होती है। स्टैंडिंग कमेटी जो है वो परमानेंट होती है, हर साल उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, अपॉइंट किए जाते हैं उसके मेंबर्स, और ये कंटिन्यूअस बेसिस पे काम करती है। जहाँ तक कि अगर हम बात करें एडहॉक कमेटीज़ की तो ये टेम्पररी होती है, और कोई पर्टिकुलर टास्क जब आता है या फिर कोई पर्टिकुलर इशू है उसको देखने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए एडहॉक कमेटी का यहाँ पे गठन किया जाता है। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पार्लियामेंट्री कमेटी का? टू एंश्योर डिटेल्ड security and uphold government accountability, aids the opposition to play a greater role in exercising control over the executive, and engage with the relevant stakeholders and ensure the financial precedence। तो यहाँ पे ये 4 जो है मेन काम है। अच्छा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ को पावर कहाँ से मिलती है? ये पावर इनको मिलती है आर्टिकल 105 के तहत। आर्टिकल 105 क्या है? आर्टिकल 105 जो है प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर, और आर्टिकल 188 ऑन पार्लियामेंट्स अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेशन ऑफ इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अपने कंडक्ट जो हाउस के बिजनेस कैसे चलेंगे, हाउस कैसे ऑपरेट करेगा, उसके क्या नियम होंगे, उनको कंडक्ट कैसे किया जाएगा, वो आर्टिकल 118 में बताया गया है, और 105 में जो प्रिविलेजेस हैं पार्लियामेंट्री मेंबर्स के उनके बारे में दिया गया है। तो ये 2 आर्टिकल हैं जहाँ से पीएससी जो है अपनी अथॉरिटी को ड्रॉ करता है, यहाँ से उन्हें अपने काम करने की चीज़ें पता चलती हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है। पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंडेड बाई एनी रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली ये है कि जो भी रिकमेंडेशन या फिर जो भी एडवाइस या सजेशंस ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ देती हैं वो कोई बाउंडेशन नहीं लगाती हैं कि पार्लियामेंट को उन्हें मानना ही मानना है। अगर पार्लियामेंट ये समझती है या फिर एमपीज़ या ये समझते हैं कि वो सही है तभी वो उसको मानेंगे, अदरवाइज़ वो उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये न्यूज़ में क्यों है? जो पार्लियामेंट का पैनल है उसने सेंटर से रिस्पॉन्स मांगा है, जो लॉन्ग टर्म पेंडिंग डिमांड है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है कि व्हाट इज़ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है एक डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड भी ले करता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज़। तो बहुत ही ज़रूरी है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की क्लैरिटी रहे कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री पैनल ने सेंटर से रिस्पांस मांगा है, जो काफ़ी समय से पेंडिंग टॉपिक है, उस पर आप कुछ रिस्पांस कीजिए कि इस पर क्या प्रोग्रेस हो रही है। देखिए जैसा कि मैंने बताया था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज़ नॉट बिन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। लेकिन अलग अलग कोर्ट्स ने अलग अलग जो है इंटरप्रेट किया है इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के टर्म को। देखिए यहाँ पे मेनली जो एसेंस है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का
जो उसका कोर मतलब है वो यही है कि अपने ड्यूटीज़ को, जो अपनी ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करते रहना इन अ फ्री मैनर विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे। जो प्रेजेंट की सरकार या फिर जो भी सरकार है उसके ऊपर बिना कोई ऑब्लिगेशन बने आप अपनी ड्यूटीज़ जो है वो फ्री मैनर में करते रहें। तो बेसिक जो एसेंस कोर जो है इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टर्म का जो संविधान में दिया गया है वो यही निकल के आता है। देखिए, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट काफ़ी समय से ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ था और इसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये एक फाउंडेशन ले करता है फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने प्रिंसिपल्स दिए कि ये चारों प्रिंसिपल्स जो हैं ये आपके जो है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आएंगे। देखिए, कन्फ्यूजन क्यों होती है, कभी कभी क्या होता है कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको कभी कभी गवर्नमेंट खुद ही एक ऐसा ऑफिस अलॉट करती है, जैसे कि कोई लाइसेंसिंग का है। जैसे कि हमें पता है कि काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इंडिया में आजकल लाइसेंस सिस्टम है। तो ऐसा कोई ऑफिस जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, उस ऑफिस में अगर कोई भी पर्सन है तो उस चीज़ को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो ये जो है कन्फ्यूजन इसीलिए क्रिएट हो रही है कि गवर्नमेंट जो है लेजिस्लेचर को जो है एग्जीक्यूटिव में जब इन्वॉल्व कर रही है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इसलिए प्रद्युत वर्सेस स्वपन रॉय केस 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने 4 पॉइंट्स जो है वो आउटलाइन किए, जिसके तहत जो है डिस्क्वालिफिकेशन जो है नहीं मानी जाएगी। इट्स नॉट अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। पहला यहाँ पे ये है कि अगर जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जो भी कोई ऑफिस है वहाँ पे अगर गवर्नमेंट के थ्रू कोई अपॉइंटमेंट हो रहा है, रिमूवल हो रहा है या फिर परफॉर्मेंस उस ऑफिस की चल रही है, तो उसको जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं माना जाएगा। दूसरा है कि अगर वो ऑफिस, जैसे मैंने पहले बताया था, गवर्नमेंट से अटैच हो, अगर उसकी जो बॉडी है वो अपनी सारी पावर्स जो है गवर्नमेंट से सोर्स करती हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, रिलीजिंग मनी हुआ, ग्रांटिंग लाइसेंस हुआ, वेदर द ऑफिस अनेबल द होल्डर टू इन्फ्लुएंस बाय द वे ऑफ पैट्रोनेज। यहाँ पे देखिए एक और केस हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट वाइल अपहोल्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ जया बच्चन केस फ्रॉम राज्यसभा इन 2006 हैज सेड दैट डिक्लाइनिंग द क्वेश्चन एज टू वेदर वन इज होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट, वेदर इज रेलेवेंट or office is capable of yielding a profit of pecuniary gain and not whether the person actually obtained a monetary gain। मतलब ये है यहाँ पे कि जो भी ऑफिस जया बच्चन 2006 में जया बच्चन की डिस्क्वालिफिकेशन का केस आया था कि इन्होंने एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है जहाँ से वो मॉनेटरी, मतलब उनको मॉनेटरी पैसे के बेसिस पे उनको फ़ायदा हो रहा है। तो ये अगर चीज़ आती है तो ये बिल्कुल भी सही है ऑन डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। यहाँ पे उन्होंने ये बताया वो ऐसा कोई भी ऑफिस जहाँ से मॉनेटरी गेन हो रहा है वो ऑफिस जो है डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर आएगा, और ऐसा कोई भी ऑफिस जो कि अपनी पावर जो है गवर्नमेंट से सोर्स कर रहा है या फिर गवर्नमेंट उसे अथॉरिटी दे रही है, वो ऑफिस जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आएगा, उस बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो बेसिक यही इस पूरे पॉइंट का जो है मैटर था। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स भी दिए हुए हैं, आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 109 सब क्लॉज 1, an MP or an MLA is barred from holding an office of profit under the central और स्टेट गवर्नमेंट। ये बस आपको आर्टिकल याद रखना है। मे बी यूपीएससी में तो चांसेस बहुत कम है, बट पीसीएस के अंदर आर्टिकल से जुड़े जो है सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये आर्टिकल आपको पीसीएस पॉइंट, जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्यसभा इलेक्शन। अभी रिसेंटली क्योंकि 19 सीटों पे अक्रॉस 8 स्टेट्स के अंदर जो है राज्यसभा इलेक्शंस हुए हैं, तो इसलिए हमें थोड़े से प्रोविजंस जानने हैं जो कि कभी कभी एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। यहाँ पे पहला है कि ऐसा क्यों, मतलब इलेक्शन क्यों हुए हैं। तो देखिए, आप सबको पता है कि राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, ये एक परमानेंट बॉडी है और इसके 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल पे रिटायर होते हैं और हर 2 साल के बाद जितने भी मेंबर, जितनी भी सीटें खाली होती हैं उन सीटों के ऊपर जो है इलेक्शंस कराए जाते हैं। अब ये इलेक्शन जो है, अब इस इलेक्शन में जो है राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट कौन करता है, तो हर स्टेट के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे वोटिंग करते हैं। ये मेथड क्या है वोटिंग का, ये वोटिंग होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ज़रिए, और इसमें जो सीट्स अलॉट होती हैं वो होती हैं हमारे संविधान के 4th शेड्यूल के तहत, जिसके अंदर दिया गया है सीट्स एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। आर्टिकल
80 के अंदर दिया गया है कि राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 250 होनी चाहिए, जिसमें से कि 12 जो है मेंबर जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। इनका टोटल टर्म जो है 6 साल का होता है। और आर्टिकल 84 में जो है क्वालिफिकेशंस दी गई हैं कि टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस यू नीडेड। द फर्स्ट वन इज यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू मस्ट बी नॉट लेस देन 30 years एज, एंड अदर क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। सो दीज आर दी qualifications. Here are some important news which have been there in news. So the first article is Article 164 subclause A. It states that total number of minister, including the chief minister and the council of minister in the state, shall not exceed 15% of total number of the legislative assembly of the state. इसमें ये दिया गया है कि चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मिला के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बनती है वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो टोटल स्ट्रेंथ है आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसके बेसिस पे जो आप अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बनाएंगे, दैट should not exceed the number or percentage of 15%। आर्टिकल 164 में यही कहा गया है। ये 91st अमेंडमेंट के जरिए संविधान के अंदर लाया गया था। और इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट द पर्सन स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन एमपी इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 164। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी सारे स्टेट्स में जो है जब चुनाव होते थे तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री काफ़ी बड़ी बड़ी होती थी। मेनली 50% जो है ऑलमोस्ट मेंबर्स जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, ऑलमोस्ट 50% मेंबर्स जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो है एज अ मिनिस्टर बना दिए जाते थे। इसी चीज़ को रोकने के लिए जो है 91st अमेंडमेंट के द्वारा जो है ये 15% की लिमिट लगाई गई है। देखिए यहाँ पे सेकंड टॉपिक है हमारा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है मिस्टर अर्नब गोस्वामी को जो है इस रिलीफ दे दी है, जो कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज केस उनके खिलाफ किया गया था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि उन्होंने सीएम ऑफ महाराष्ट्र के खिलाफ कुछ रिमार्क्स ऐसे गलत दे दिए थे। यहाँ पे हमारा जो मेन है वो जानने का ये है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता गया है। इट इज़ अ वॉलेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रिविलेज ऑफ एमपीज और पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 105। देखिए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मैंने अभी ऊपर बताया कि आर्टिकल 105 में कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिए गए हैं जो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ही मिलते हैं और उनका ये यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज यही है कि अगर आप कोई भी ऐसा वॉलेटिव रिमार्क किसी भी एमपी या फिर पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर के खिलाफ करते हो तो आपको इसके तहत जो है कोई भी पनिशमेंट या फिर ऐसा कोई फाइन लग सकता है। तो यही है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। As there is no law enacted by the parliament, breach of privilege are governed by the British Parliament Convention। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट कन्वेंशंस में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का जिक्र किया गया है और भारत के अंदर अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं है इसके ऊपर, बेसिकली ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के ऊपर बनाया गया है। देखिए जो हमारे यहाँ पे थर्ड पॉइंट है वह है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, एमपी लैड फंड। ये है क्या? अभी देखिए न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि कोविड-19 के चलते जो है एमपी लैड के जो इतने भी फंड्स थे वो गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं बैन कर दिए थे, सस्पेंड कर दिए थे। तो ये एमपी लैड एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत जो है जो भी हर एक एमपीज़ हैं उनको जो है 5 करोड़ रुपीज़ जो है प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो अपने जो भी एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं अपने स्टेट के अंदर वहाँ पे वो कुछ काम कर सकें विद द हेल्प ऑफ लोकल बॉडीज़, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ और जो भी लोकल बॉडीज़ है वहाँ उनकी हेल्प के थ्रू जो है इन 5 करोड़ रुपीज़ का जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट में जो है उपयोग करें। और MPs also have recommended every year work costing at least 50% of MP lads entitlement for the year inhabited by SC/ST population। देखिए यहाँ पे 15 करोड़ में से आपको मेनली जो फोकस करना है कि आप SC पॉपुलेशन जो आपके डिस्ट्रिक्ट में है उसके ऊपर भी ध्यान दें, ST के ऊपर भी ध्यान दें और बाकी ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का जो है वो तो डेवलपमेंट करें ही करें, बट 15 करोड़ में से कुछ फंड जो है बेसिकली SC और ST डेवलपमेंट के लिए रखें। हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल का जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं प्रेसिडेंट हैज़ रीअपॉइंटेड के वेणुगोपाल एज AG फॉर 1 ईयर। प्रेसिडेंट ने जो है वेणुगोपाल को जो है फिर से
सो प्रेसिडेंट ने यहाँ पे रीअपॉइंट किया है वेणुगोपाल को एज एन अटॉर्नी जनरल फॉर 1 more year। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एजी का ऑफिस दिया गया है आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एन ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल, जो कि सबसे हाईएस्ट लॉ का ऑफिस होता है इन दिस होल कंट्री, ठीक है। और उनका जो है, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो एक अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो सेम है जो क्वालिफिकेशन हमें सुप्रीम कोर्ट, जो जज है सुप्रीम कोर्ट का बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, वही सेम क्वालिफिकेशन हमें एजी बनने के लिए भी चाहिए यहाँ पे। और उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस था वो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है। तो ये अटॉर्नी जनरल होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक जो है एजी जो है अपना ऑफिस कंटिन्यू कर सकता है। ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है ये है कि ये जो है अटॉर्नी जनरल जो है हर एक प्रोसीडिंग में, जो भी हाउसेस में होती हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में, इन दोनों हाउस की जो प्रोसीडिंग है वहाँ पे पार्ट ले सकता है, वहाँ पे बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है। और जबकि इस साल ये 1 year और जो है एक्सटेंड कर दिया गया है इनका टर्म, तो हाई चांसेस हैं कि मे बी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पॉलिटी में इसके थ्रू। सो दिस इज़ फॉर ऑल। होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो एंड थैंक यू सो मच।